नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी नेताओं द्वारा सनातन को लेकर दिए गए बयानों की निंदा की और कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता ही सनातन धर्म को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनके बयान सनातन धर्म के प्रति गंदी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि सनातन शाश्वत है और जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आपको बता दें कि सीएम धामी हरिद्वार के जयराम आश्रम में दिवंगत स्वामी देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी समेत कई साधु संत मौजूद रहे। साधु संतों ने भी सनातन धर्म को लेकर नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों पर आपत्ति जताई और कहा कि राजनीति के बीच में धर्म को लाना उचित नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी ने बागेश्वर उपचुनाव जीत लिया है। पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत को हरा दिया और चुनाव में मतगणना के 14 राउंड हुए। 13वें राउंड में बीजेपी 2726 वोट से आगे थी। 12वें राउंड में बीजेपी 2350 वोट से आगे थी। बीजेपी 11वें राउंड में 2259 वोट से आगे थी। 10वें राउंड में बीजेपी 2041 वोट से आगे थी। 9वें राउंड में बीजेपी कांग्रेस से 2261 वोट से आगे थी। 8वें राउंड में बीजेपी 2177 वोट से आगे चल रही थी। बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना के 6वें राउंड में बीजेपी की पार्वती दास कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार से 1700 वोट से आगे थी। चौथे राउंड में बीजेपी कांग्रेस से 474 वोट से आगे थी। तीसरे राउंड में पार्वती को 6774 और बसंत को 6773 वोट मिले। पहले राउंड में बसंत को 2945, बीजेपी की पार्वती दास को 2191, यूकेडी को 52, सपा को 27, यूपीपी को 10 मत मिले। 60 लोगों ने नोटा इस्तेमाल किया। बागेश्वर उपचुनाव में मिली जीत पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए बागेश्वर की जनता को इसके श्रेय को दिया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर तरफ विकास हो रहा है। मंत्री चंदन रामदास के अधूरे सपनों को हम पूरा करेंगे और बागेश्वर की जनता ने इसीलिए उन पर यह विश्वास जताया है। बागेश्वर की महान जनता को, बागनाथ जी की भूमि को, बैजनाथ जी की भूमि को प्रणाम करता हूं। वहां के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, अपना आशीर्वाद दिया है और चौथे चुनाव के बाद 5वां उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। ये जीत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कामों की जीत है, उत्तराखंड के प्रति जो उनका लगाव है और कहीं न कहीं उत्तराखंड की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जिस प्रकार से काम कर रही है, बागेश्वर की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम प्रतिबद्ध होकर बागेश्वर क्षेत्र के अंदर जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के द्वारा अनेक कामों को आगे बढ़ाया गया था, उनको श्रद्धांजलि के रूप में उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को सीधी टक्कर में 2405 वोट के साथ बागेश्वर उपचुनाव में जीत दर्ज करा दी है। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पार्वती दास को जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विधायक ने चुन लिया है। भाजपा ने कांग्रेस के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ था। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने लगातार प्रचार के दौरान अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में बागेश्वर में डेरा डाला हुआ था। घोषित परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में ही है। उपचुनाव जीतने से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। भाजपा चुनाव प्रभारी और अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने भी इस जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जितने प्रवासी, हमारे सांसद जी लगातार यहाँ रहे, हमारे विधायक जी यहाँ रहे, सुरेश गढ़िया जी और जितने अपने खेतवाल जी, हमारे चेयरमैन साहब, सबका सहयोग मिला। कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उनका परिश्रम है, उसी परिश्रम पर आज हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत पूरे कार्यकर्ताओं की, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है, सभी संगठनों ने, सभी प्रतिनिधियों ने और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमारे पुष्कर धामी जी के और संगठन के सहयोग से ये ऐतिहासिक जीत हुई है
और जैसा कि आप जानते ही हैं कि विकास को भी यहाँ पर प्रथम दृष्टया देखा गया है। जिस प्रकार का बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, गांव-गांव तक सड़कें गई हैं, पानी की योजनाएं चल रही हैं, जनता ने उसको सराहा है। और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति ने नरेंद्र भाई मोदी, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के कार्यों को प्रोत्साहित किया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई में प्रश्नकाल के दौरान चक्राता विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाते हुए ये कहा कि सदन में मेरे द्वारा विधायकों के प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया है, पर अफसोस है कि सरकार द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जाता। प्रदेश की नौकरशाह निरंकुश हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने उम्मीद जताई है कि सरकार इसका संज्ञान जरूर लेगी। वहीं विधायकों के प्रोटोकॉल से जुड़े सवाल की सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने आदेश करते हुए कहा कि विधानसभा गरिमा की जगह है, विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन करना लाजमी है। देवभूमि उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। अधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। हरिद्वार जिले की खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने प्रदेश के पत्रकारों को लेकर सदन में बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने मांग की है कि राज्य के पत्रकारों के लिए बीमा और आवास योजना लागू की जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में मैं इस बाबत सवाल कर रहा हूं, लेकिन सरकार इसमें कोई जवाब नहीं दे रही। बताया गया कि राज्य संगठन के बाद से अभी तक कितने पत्रकारों को लाभान्वित किया और इस पर भी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। पत्रकारों के हितों के लिए कौन सी जन कल्याण योजनाएं सरकारें लाई? आज तक मुझे सरकारें बता दे, क्या एक भी योजना पत्रकारों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए, या पत्रकारों की विपदा की स्थिति में उनकी मदद करने के लिए सरकारों ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिनसे एक भी पत्रकार लाभान्वित हुआ? आपको सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, आपको अपना चेहरा चमकाना है, आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करानी है, आपको हर स्थिति में पत्रकार चाहिए। बात आती है, जब भी पत्रकारों के भविष्य की बात आती है या उनसे संबंधित सुविधाओं की बात आती है, तो हर सरकार दरकिनार हो जाती है, किनारा कर लेती है। प्रदेश में इस साल मानसून ने अपना कहर बरपाया है। हालत ये है कि प्रदेश भर की सड़कें कई जगहों पर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। चारधाम यात्रा मार्ग की बात करें या फिर वो मार्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हैं, सभी जगह बड़ी संख्या में नुकसान सामने आया है। एक आंकड़े की माने तो प्रदेश सरकार को सिर्फ सड़कों की वजह से लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मानसून अब लगभग जा चुका है। ऐसे में हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों की हालत को जल्द से जल्द सुधारा जाए। पीडब्ल्यूडी द्वारा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और हम जल्द ही प्रदेश की सड़कों की हालत को पूरी तरह से सही कर देंगे। मानसून समाप्त हो गया है। मैंने निर्देश दे दिए हैं सचिव को कि सभी जगह जो है तैनाती की जाए और सड़क का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए। टेंडर हो रहे हैं और हम सड़क को चुस्त दुरुस्त करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि पहाड़ के ऊपर क्षेत्र में तो मैं खुद ही गया था, अभी बागेश्वर गया था, तो ऊपर की सड़कें ठीक हैं, पर जहां पर नाली की निकासी नहीं होती, पानी की निकासी नहीं होती, वहां पर सड़क टूट जाती है, रोड कट जाती है। और खास करके बद्रीनाथ मार्ग भी काफी खस्ता हालत में है, उनकी रिपेयरिंग की जाएगी। और जगह जगह जहां भी एवलांच होता है वहां पर हमारे जेसीबी तैनात हैं और रास्ता खोल देते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की मंशा और मंत्रियों पर होमवर्क न करने के विपक्ष ने आरोप लगाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा विधानसभा सत्र को अधिक दिन चलने की नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्ष के दबाव के चलते सत्र निर्धारित अवधि यानी कि 8 सितंबर तक चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष बार बार इस मांग को उठा रहा है कि विधानसभा सत्र की अवधि अधिक होनी चाहिए और जिससे विधायक अधिक संख्या में सदन के अंदर अपनी बात रख सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मंत्री जब अपने विभागों के बारे में होमवर्क नहीं करते हैं तो उनको प्रश्नकाल
के दौरान चुप्पी साधने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने सतपाल महाराज को लेकर कहा कि सतपाल महाराज भी इसी तरह से प्रश्नकाल के दौरान जवाब ना दे पाने की वजह से चुप्पी साधे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य और मंत्रियों पर भी होमवर्क न करने के आरोप लगाए। जो सदन की अवधि है वो बहुत कम है और राज्य के अंदर बहुत बड़े बड़े विषय हैं जिनको सदन में कांग्रेस उठाना चाहती है। अवधि कम होने की वजह से हम तमाम विषयों को नहीं उठा पाए, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहा, कोशिश रही कि हम सदन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विषय को उठाएं। प्रश्नकाल में आपने स्वतः देखा होगा कि मंत्रियों का कोई होमवर्क नहीं था, प्रश्नों का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाए। तो इस सरकार की है। हरिद्वार से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने एक बार फिर भाजपा सरकार के मंत्रियों पर अधूरे आंकड़ों के साथ सदन में आने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि सरकार से मुआवजा देने का प्रश्न पूछा, जिसने मंत्री ने 1,71,00,000 का मुआवजा वितरित किया गया, जबकि सच्चाई ये है कि बीमा कंपनियों के किसानों द्वारा बीते वर्ष में 1,161 करोड़ का प्रीमियम दिया गया और कंपनियों ने कितना भुगतान दिया, इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार की मंशा बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है, किसानों का हाल बुरा है। बीमा कंपनियों को किसानों द्वारा विगत वर्ष में 1161 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया गया है। जब मैंने पूछा मंत्री जी से कि इसके सापेक्ष में जो फसलों को नुकसान हुआ है, तो बीमा कंपनियों ने भुगतान के रूप में कितना पैसा किसानों को दिया गया है, तो उनके पास आंकड़े नहीं थे और आंकड़ों के नाम पर उन्होंने बताया कि 1,71,12,400 यानी 1161 करोड़ रुपया बीमा कंपनी प्रीमियम ले रही है और भुगतान मात्र कर रही है 1,71,00,000। यानी कि सरकार की जो मंशा है वो बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने की है, ना कि किसानों को संरक्षण देने की, ना कि किसानों की आय दोगुना करने की। यह सरकार की जो मंशा है, इससे बिल्कुल साफ दृष्टित होता है कि यह किसान विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार का काम। देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत करने की चर्चा इन दिनों काफी जोरों पर है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी साधु संतों ने देश का नाम संवैधानिक रूप से बदलकर भारत किए जाने का पूरी तरह से समर्थन किया है। संतों का कहना है कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। अंग्रेजों ने देश को इंडिया नाम दिया था, जबकि सदियों पहले राजा भारत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। संतों के मुताबिक ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजों के जाने के बाद आज भी कुछ लोग गुलामी की निशानी को जिंदा रखना चाहते हैं और इंडिया नाम के बदले जाने का विरोध कर रहे हैं। सरकार अगर इस कदम को बढ़ाती है तो ये बहुत सराहनीय होगा। के जाने के बाद भी इंडिया को छोड़ नहीं पा रहे हैं। वास्तव में भारत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। जब यहाँ पर अंग्रेज आए, इन्होंने इसका नाम इंडिया रखा। इसीलिए भारत नाम सर्वश्रेष्ठ है और भारत के नाम से ही संविधान इसे प्रदत्त करे, अनुमति प्रदान करे, जिससे हम सब लोग भारतवासी अपने आप को गर्व के साथ भारतीय कह सकें। ये जो इंडिया नाम पड़ा है, ये हमारी एक गुलामी का प्रतीक है। इंडिया नाम उचित नहीं है और जो हमारे मोदी जी ने, जो हमारी सरकार ने जो नया नाम चुना, भारत नाम चुना है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए भारत नाम जितने भी हम साधु संत है, जितने सनातनी है, सब इसका समर्थन करते। इधर शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने भी पूरी तरह से अब कमर कस ली है और अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। निगम द्वारा लगातार वार्ड्स फॉगिंग करवाई जा रही है। जहां पर पानी जमा होता है वहां पर लार्वा पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है। उसको लगातार दवाई छिड़काव कर नष्ट किया जा रहा है और उसके अलावा नगर निगम ने सभी वार्ड्स को 12 जोन में विभाजित किया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को फॉगिंग, दवा छिड़काव और चालान की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ नगर निगम द्वारा शहर भर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने का जोर दिया जा रहा है और ऐसे सभी स्थानों पे हम लोग लगातार लार्विसाइड का छिड़काव भी करवा रहे हैं। इसकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए निगम स्तर में सभी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है और 12 सारे वार्ड्स को 12
जोन्स में एक तरीके से विभाजित कर दिया गया, जिसमें संबंधित ऑफिसर्स को हल्द्वानी में रेरा नियमों के विरोध में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक मार्च निकाला है। किसान हल के साथ ही अपने सभी उपकरण लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारी किसानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने विरोध की आवाज को बुलंद किया है और इस दौरान प्रदर्शन को लीड कर रहे ललित जोशी ने कहा कि रेरा नियमों की आड़ में किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और 100 घंटे का समय दिया। यदि 100 घंटे के भीतर रेरा के नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो 12 सितंबर को महापंचायत कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो अब की बार लंगर लगेगा बुद्ध पार्क में और उसकी गूंज पूरे उत्तराखंड के हर गलियारे में गूंजेगी। हम आज भी कहते हैं ये काले कानून को वापस ले लो। आप 5300 स्क्वायर फुट आजीवन जमीन आपके कहने पर किसान ना बेचे अपनी, वो मर जाए, उसका बैलेंस बैंक बैलेंस होता है भूमि। आपने ऐसे कैसे नियम लगा दीजिए? और अगर आपके अधिकारियों ने निकाले हैं तो वो अधिकारियों को दंडित होना चाहिए। इसके बाद ये तो एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर हम दिखाएंगे महापंचायत में 25,000 आदमी उमड़ेगा, 25 से 50,000 आदमी। हम बताएंगे किसान की ताकत क्या होती है। बिल्कुल इन कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए, हम सरकार से अनुरोध करते हैं। और रेरा में जो भी आपने करना, रेरा जैसे नियमों को सही करके लागू कीजिए। पौड़ी के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में वेतन विसंगति की मांग को लेकर करीब 200 के आउटसोर्स कर्मचारी जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए पहुंचे। ये कर्मचारी पिछले 7 दिनों से कॉलेज में अपना धरना दे रहे थे, मगर सुनवाई न होने के बाद आज ये सभी कर्मचारी जिलाधिकारी से मिलने के लिए पौड़ी पहुंच गए, जहां पर पहले से ही भारी पुलिस बल प्रशासन तैनात किया गया था। कर्मचारियों की मांग है कि उनको पूर्व की भांति वेतन दिया जाए और उसके साथ ही उनके द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त देने का भी विरोध किया गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें पिछले 3 सालों से पीआरडी के माध्यम से 17,000 प्रतिमाह वेतन मिल रहा था, मगर अब आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से उनकी नियुक्ति की गई है, जिसमें अब उन्हें प्रतिमाह 8,000 देने का प्रावधान किया गया, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि एक और सरकार रोजगार देने की बात करती है तो दूसरी ओर लगातार लगे हुए कर्मचारियों को बेरोजगार करने का खेल खेला जा रहा है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।